मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी सौंपा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के वर्कर्स ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी भी बांधी। सीएम पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में महिलाओं को भाई बहन के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है, चाहे शिक्षा हो या क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए डबल मर्डर मामले में आज बिहार इंसाफ मांग रहा है। मृतक मेधावी छात्रों के परिजन सरकार से पहल कर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि अब अंशु व अनिमेश ये दो बिहारी लाल जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा भटक रही है और कोलकाता की तारातल्ला थाना पुलिस की कार्रवाई पर परिजनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लिहाजा पीड़ित परिवार ने मामले में सरकार से हस्तक्षेप कर घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। इधर रामनगर की बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय दिलवाने की अपील की है, ताकि फिर किसी बिहारी छात्र के साथ ऐसी वारदात न हो। हालांकि इसके लिए विधायक ने सदन में भी आवाज उठाई है। दूसरी ओर इस मामले में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार महज मुखौटा है, वह गुंडों का राज है। जब लोकल लोग महफूज नहीं है तो वहां बिहारी और बाहरी कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। दरअसल इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता में बिहार के इन दो मेधावी छात्रों अंशु कुमार और श्रीवास्तव और अनिमेश राज की हत्या कर शव को कैंपस स्थित पोखरा में फेंक दिया गया था। घटना 5 मई 2017 की है, जब रामनगर निवासी अंशु व पटना निवासी अनिमेश के दोस्तों ने साजिश कर उन्हें हॉस्टल से बाहर बुलाकर तालाब किनारे ले गए, फिर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कोलकाता में तारातल्ला जो थाना क्षेत्र है वहाँ हत्या कर दी गई और अभी तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। पश्चिम बंगाल की जो तारातल्ला थाना पुलिस है उसके कार्यशैली पर परिजन सवाल देखिए सवाल उठता है। हमने तो कहा ना कि वहाँ गुंडा राज चल रहा है, वहाँ अपराधियों का राज चल रहा है, वहाँ ममता की सरकार केवल मुखौटा है। वहाँ आए दिन लूट हो रहा है, आए दिन हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार के छात्र वहाँ महफूज नहीं है। आप कैसे देखते हैं, आपके स्तर से क्या कुछ किया? पूरा देश का जनता वहाँ जाता है। वहाँ का लोकल जब अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं तो बाहर के लोग क्या करेगा। कोलकाता में तारातल्ला जो थाना क्षेत्र है वहाँ हत्या कर दी गई। रामनगर के लड़का अंशु कुमार की कलकत्ता में हत्या कर दिहल गई। पढ़े लिखे वाला तेज लड़का के हत्या कर दिया कलकत्ता में कॉलेजे में। तो बिहार के लड़का हमारे जा रहे बाहर पढ़े, वो लड़का के हत्या करा दिहल जाता। हम मुख्यमंत्री जी से भी अभी मांग करी, विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाने वाली, विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाने वाली मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे नीतीश कुमार से। लेकिन आज 4 साल की 5 साल हो गए लड़का के मुँह, लेकिन आज तक कोई इंसाफ ना मिला। रामनगर के लड़का अंशु कुमार की समस्या मेरी ये है कि 2015 में मेरा लड़का तारातल्ला मैरीन कॉलेज कलकत्ता में उसका नामांकन बीटेक कॉलेज में मैंने कराया था। उस क्रम में वो पढ़ाई अपना अच्छी भली भांति कर रहा था, पढ़ने में बहुत मेधावी था। इसी क्रम में जब सेमेस्टर 4 की परीक्षा में उसने जो है अच्छे अंक पाए तो उसको जो है पारितोषिक के रूप में परफॉर्मेंस रिवार्ड 50,000 का अंशु कुमार श्रीवास्तव को और एक और लड़का जो है पटना का गांधी मैदान के पास उसका अपना निजी फ्लैट है, वो अनिमेश राज को 50-50 हज़ार रुपये का परफॉर्मेंस रिवार्ड के रूप में चेक जो है कॉलेज द्वारा सेमिनार लगा के प्रस्तुत किया गया था। और उसके ठीक 17वां दिन है उन दोनों बच्चों के साथ घटना का अंजाम दिया। बिहार सरकार से मेरा इतना ही गुजारिश है कि हमारे बच्चे को प्रति न्याय दिलवाएं हमको। क्या हुआ था? तो बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजे थे, पढ़ाई अच्छा कर रहा था,
सब कुछ सही था। बिहार सरकार 15 अगस्त को पीरो अनुमंडल के अजीमाबाद थाना अंतर्गत नूरपुर गांव से सटे सोन नदी के बगार में एक ही परिवार की डेड बॉडी मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस प्रज्ञप्ति जारी कर बताया कि आरंभिक जांच में पता चला है कि 12 तारीख की रात में एक लड़का सुधन चौधरी घर से शौच करने के लिए निकला हुआ था और रात में वापस नहीं आने पर मां शांति कुबर और दूसरा बेटा बुधन उसे खोजने के लिए सुबह लगभग 4 बजे घर के आसपास निकल गए और वह भी वापस नहीं लौटे। उसके बाद 3 तारीख की देर संध्या थाना को सूचना आती है कि जिस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए अनुसंधान आरंभ किया गया, परंतु 15 तारीख की सुबह ग्रामीण को बगार में गंध मिलने पर देखा गया कि घर से बाहर गुम हुई तीनों की डेड बॉडी अलग अलग पड़ी हुई बरामद की गई है। परिवार वालों के द्वारा पहचान की गई तो पता चला कि 2 दिन से गायब परिवार वालों की डेड बॉडी है। उसके बाद घर वालों के द्वारा बताया गया है कि 12 तारीख को ही इनके पड़ोसी भोला चौधरी और उनके लड़कों के द्वारा चेतावनी दी गई कि कल तुम्हारा परिवार सुबह नहीं देख पाएगा। आरंभिक जांच और घर वालों की निशानदेही पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कार्रवाई चल रही है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच करते हुए वैधानिक अनुसंधान कर रही है और घटना के संपूर्ण तथ्य को जल्द साक्ष्य सहित इकट्ठा करते हुए घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों का पता करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 15 अगस्त को सुबह सुबह एक सूचना अजीमाबाद थाना अंतर्गत प्राप्त होती है जो कि पीरो अनुमंडल अंतर्गत है कि वहाँ पर एक नूरपुर गांव है और नूरपुर गांव के पास में जो सोन नदी बहती है तो सोन नदी के बघार में लगभग गांव से 1 किलोमीटर अंतर जो काफ़ी जंगल झाड़ी रहती है, पता चलता है कि वहाँ पर सुबह 3 डेड बॉडी जो है मिलती हैं, एक बुजुर्ग महिला की और 2 युवकों की। तो बाद में उस पर छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले वहाँ नूरपुर के ही रहने वाले एक शांति कुंवर है, लगभग 65 साल की उम्र, और उनका एक बेटा लगभग 39 साल का सुधन चौधरी और दूसरा बुधन चौधरी जो लगभग 29 से 30 साल का है। तो ये इनकी बॉडी प्राप्त होती है और उसके बाद त्वरित रूप से जो है थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते। आप सभी को चलो छोड़ो। वहीं रायबरेली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि कार लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर लखनऊ की तरफ से आ रही थी। उसी दौरान बछरावा थाना इलाके में डोडरपुर गांव के पास प्रधान ढाबे के निकट कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कार धू-धू कर जलने लगी। उसी दौरान कार सवार गाड़ी से समय रहते बाहर आ गए जिससे उनकी बाल जान बच गई। मौके पर पहुंची बछरावा पुलिस ने एनएचआई की 1033 एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड को तुरंत मौके पर बुला लिया। एनएचआई टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कार सवार इत्तेफाक लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं रायबरेली की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कक्षा 10 की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्रा का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ, जिसे देखने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये घटना सरेनी थाना के अंतर्गत लालपुरवा गांव की है। पता नहीं क्या घटना हुई है गाँव ना, एक अंजना नाम की बिटिया है, कक्षा 10 में पढ़ती थी। स्कूल से 15 अगस्त के बाद वापस आई। वापस आने के बाद उसकी माँ अपना बाजार चली गई थी। थोड़ी देर बाद शाम को देखा गया कि उसका फांसी के फंदे से लटका हुआ पाई गई है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उसको लेकर गई है। घटना का भी सही कारण नहीं पता चल चुका। घर में मिली है? हाँ, घर पे मिली है। पता नहीं क्या। खबर बठिंडा से है जहां खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले 2 युवकों को मौके पर ही किसानों ने पकड़ लिया और इनके
इनको रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। बीती देर रात बठिंडा के गांव गहरी भागी से कोट समीर सड़क पर खेत में लगे ट्रांसफर से 2 युवक तेल चोरी कर रहे थे, जिसकी सूचना किसानों को मिली। मौके पर बड़ी संख्या में किसानों द्वारा दोनों युवकों को ट्रांसफर से निकाल रहे लगभग 100 लीटर तेल के साथ पकड़ लिया गया। इन युवकों से किसानों ने ट्रांसफर को खोलने वाले औजार और मोटरसाइकिल बरामद की है। किसानों द्वारा इनको रस्सी से बांधकर कोट शमीर पुलिस चौकी में पकड़वाया गया है और इससे बरामद हुआ सामान और तेल पुलिस को सौंप दिया है। किसान हरजिंदर सिंह ने बताया है कि उनके गांव के खेत में से पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन ट्रांसफर से तेल चोरी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोट समीर पुलिस चौकी के इंचार्ज अमृतपाल सिंह ने कहा कि उनके द्वारा दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। उनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक इनके द्वारा कितने ट्रांसफर से तेल चोरी किया गया है, इसकी जानकारी ली जा रही है। ਕੀ ਨਾ ਇਧਰ ਚੱਕੀ ਦੱਸੀ ਬਲਕਾਰ ਨਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਈ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ? ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਈ। ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, खबर सौसर से है, जहां आबकारी विभाग तिरंगे का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात तक तिरंगा झंडा नहीं उतारा गया। जब पत्रकारों के विरोध करने पर खबर वायरल हुई, तब आनन फानन में डंडा ही तोड़कर उखाड़कर फेंक दिया गया, जो अपने आप में शर्मनाक है। अब लोगों में आक्रोश है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वो मांग कर रहे हैं। उनकी मांग तिरंगे का अपमान करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब भर में ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। बठिंडा में भी सैकड़ों किसानों को अलग अलग गांव से इकट्ठे होकर बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च किया गया और सरकार को उनकी मांगें पूरी करने की मांग उन्होंने उठाई। बेशक तेज बारिश हो रही थी, परंतु तेज बारिश के बावजूद किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर बठिंडा पहुंच रहे थे। किसानों का कहना है कि लगातार उनके द्वारा सरकार को अपनी मांगों संबंधित जागरूक किया जा रहा है, परंतु सरकार उनकी मांगें मानने की बजाय किसानों के साथ धक्केशाही कर रही है और उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अपनी मांगें मनवाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों ने डीसी दफ्तर के आगे नए कानून की कॉपियां फूंक कर प्रदर्शन भी किया। खबर मोंगा से है, जहां डेरा सच्चा सौदा के मुखी को लेकर लोगों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि किसी को तो साल में 2 बार पैरोल दी जा रही है, वहीं भाई अमृतपाल को बिना कसूर बंद किया गया, उन्हें पैरोल तक नहीं दी जा रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बंदी सिंघों की रिहाई के लिए 19 अगस्त को रखड़ी वाले दिन बाबा बकाला में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि संगतों को अपील की जा रही है, सभी लोग जिनकी श्रोमणी कमेटी की बोर्ड बन रही हैं वे जरूर बनवाएं। वहीं भगवंत मान सरकार के खिलाफ भी खुलकर बोले। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बंदी सिखों की रिहाई का है। जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਏਕੇ ਲਾਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ मतलब ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੂੰਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत एक सिल्वर के साथ 5 ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में कुल 117 भारतीय एथलीट का दल गया था, जिनके देश वापस लौटने के बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और उनके अनुभवों के बारे में जाना। पीएम मोदी ने एथलीटों से कहा कि आप देश का झंडा ऊंचा कर कर आए हैं और हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीछे रह गए, बल्कि हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। पेरिस ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने जिस उमंग से पेरिस के लिए आपको विदाई दी थी, उसी उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं, मेरे देश को थोड़ा भी खरोंच नहीं आने देते, तो मेरे देश के खिलाड़ी ये कभी नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसके लिए पूरी टीम को बधाई के पात्र हैं। जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है, और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी से ये अनुभव मिला है, तो आगे हमारे पास एक लंबी समय है अधिक अचीव करने का, और वो आप जरूर करेंगे। इस अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। साथियों, पेरिस ओलंपिक्स भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। इस ओलंपिक्स में देश के लिए जो रिकॉर्ड्स बने, वो देश के कोटि कोटि नौजवानों को प्रेरणा देंगे। आप देखिए, ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज यानी शुक्रवार 16 अगस्त को पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में ही हुआ था। उनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की। पूज्य अटल जी की पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से मैं पूज्य अटल जी के शीश चरणों में श्रद्धासुमन पुनः अर्पित करता हूं। पूज्य अटल आज ऐसे महान शख्सियत, महान राजनेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।